everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again science and classes. आज क्लास 12 के मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रहा हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करेंगे, एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमेशा पूछा जाता है, द्वितीय निषेचन क्या है या दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन क्या है बहुत पूछते हैं लोग। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि दोहरा निषेचन क्या है। दोहरा निषेचन क्या है तो हम बता दें दोहरा निषेचन क्या है। तो दोहरा निषेचन में क्या होता है, ये पुष्प में पाया जा रहा है और इसमें क्या होता है, जो नर युग्मक है वो आप दो नर युग्मक होते हैं। ये दो नर युग्मक है, ये आपका ये आपकी उसका भाग है, स्त्री की सर है ये, और इसमें आपके बीजांड है। बीजांड में आपके दो केंद्रक और ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं ये, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक होते हैं आपके, और ये अंडकोश का या अंड समुच्चय, अंड समुच्चय आप बोलेंगे। दो ध्रुवीय केंद्रक, अंड समुच्चय, प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक और अंड समुच्चय, दो ध्रुवीय केंद्रक, दो ध्रुवीय केंद्रक। और ये इसे आप बोलेंगे, इस तरीके से है ये, इसे आप बोलेंगे इसको वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र और वर्तिका, और ये हो रहा है आपका अंडाशय, फूला हुआ भाग अंडाशय जिसे बोले ओवरी। इसमें क्या होता है, पॉलिन ग्रेन यहाँ पर है, इसमें आपके पॉलिन ग्रेन, और ये लंबी परागनली बन गई है, पॉलिन ग्रेनली परागनली जिसे बोलेंगे आप, परागनली का निर्माण हो गया। और इसमें दो नर युग्मक होते हैं। इसमें एक नर युग्मक क्या होता है, एक नर युग्मक जो है आपकी अंडकोश कैसे मिलेगा, अंडकोश कैसे मिलेगा, और ये युग्मनज बना देगा, ठीक है। दो नर युग्मक होते हैं और एक जो है नर युग्मक क्या करता है, अंडकोश कैसे मिलकर युग्मनज बना देता है, और दूसरा क्या करता है, ध्रुवीय केंद्रक, जो ध्रुवीय केंद्रक है उससे मिलता है और एंडोस्पर्म का निर्माण कर देता है। इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। इसमें दोहरा निषेचन में निषेचन दो बार नहीं होता है, इसमें दो आपके मेल गैमीट्स हैं, और फर्स्ट मेल गैमीट्स क्या सेल से रिएक्ट करके अंडकोश का रिएक्ट करके युग्मनज बना जाता है, जाइगोट। और दूसरा क्या काम कर रहा है, दूसरा ध्रुवीय केंद्रक से रिएक्ट करके आपको एंडोस्पर्म का निर्माण कर देता है। इस तरह ये जो है प्रक्रिया आपकी दोहरा निषेचन कहलाती है, ठीक है। एक नर युग्मक आपके अंडकोश का अंड से मिलकर युग्मनज बना रहा है, दूसरा ध्रुवीय केंद्र से मिलाकर एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, यह दोहरा निषेचन कहलाता है। इसकी खोज नवास्ची ने की थी, नवास्ची, साइंटिस्ट का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, नवास्ची। नवास्ची इसको खोजा था, फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में दोहरा निषेचन पाया जाता है, ठीक है। ओके, ये हो गया कंप्लीट। फिगर वगैरह देख लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में जरूर आता है, जो डबल निषेचन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से लैंगिक और अलैंगिक समझ लेंगे थोड़ा। इसमें भी कभी कभी आ जाता है लैंगिक निषेचन क्या है, अलैंगिक जनन क्या, सॉरी अलैंगिक जनन क्या है। इसमें अलैंगिक जनन में क्या होता है, तो इसमें जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें इसमें केवल एक ही पेरेंट्स होते हैं और गैमीट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। इसमें कोई सिंगल पेरेंट्स होंगे और इसमें गैमीट नहीं बनते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। और एग्जाम्पल जैसे आपका कायिक जनन हो जाएगा, इसी में कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन,
इसी का है। आ जाएंगे पार्ट, मुकुलन आ जाएगा, मुकुलन, बाइनरी फिजन जिसे बोलते हैं मुकुलन, और अमीबा में विखंडन वगैरह, ये सब क्या अलैंगिक जनन है। एक ही पेरेंट्स है, जैसे अमीबा में अलैंगिक जनन पाता है, ये अमीबा है आपका, इसमें केंद्रक है, एग्जाम्पल समझ लेंगे, ये अमीबा आपका, इसमें केंद्रक है, और ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया केंद्रक, एक अमीबा इधर चला गया, एक अमीबा इधर चला गया, तो ये अलैंगिक जनन, एक प्रकार का इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। आप इसे बाइनरी फिजन बोलेंगे, द्विविखंडन विभाजन। एक अमीबा, एक ही पेरेंट्स है, इसके दो बच्चे हो गए, तो ये कहला अलैंगिक जनन। अमीबा में अलैंगिक जनन पाया जा रहा है। आपका ऐसे भी हो रहा है, आलू में कायिक जनन, एक आलू है, इसकी आँख है, इसके दो भाग कर दिया आपने, एक आलू, एक बो दिया इसको, बहुत सारे आलू का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक ही आलू से 10 आलू हो जाएंगे। इसमें से गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसमें पेरेंट्स एक ही पेरेंट्स होते हैं। तो अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट्स है और गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अगला देखेंगे, अगला पूछा जाता है परागण। परागण में आपका स्वपरागण पर परागण की बातें 1 नंबर की जरूर आती हैं, और उससे डिटेल भी आते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये पहले परागण समझिए, परागण क्या है। परागण के टाइप्स आप जानते ही हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और स्वपरागण, और दूसरा परपरागण। तो परागण क्या है? परागण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें स्वपरागण में आ जाएंगे आपके पौधे, आ जाएंगे आपके पौधे, एक बीजी और द्विपत्री आपके पौधे आ जाएंगे, मतलब इस बाइसेक्सुअल प्लांट आ जाएंगे। इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट, एक द्विलिंगी पौधे आ जाएंगे, द्विलिंगी पौधे। तो अधिकांश पौधे आपके द्विलिंगी ही होते हैं, द्विलिंगी पुष्प आ जाएंगे। अधिकांश पौधे द्विलिंगी पुष्प, अधिकांश पौधों में द्विलिंगी पुष्प होता है। बहुत कम पौधे होते हैं जो जिसमें मेल फीमेल अलग होते हैं, यानी एक लिंगी पुष्प, या एक लिंगी पुष्प अलग बहुत कम मात्रा में, बाकी सब द्विलिंगी पुष्प है। तो इसमें एक लिंगी पुष्प में आपका आ जाएगा पपीता का पौधा, धान, तरबूज, ये एक लिंगी पौधे होते हैं। पपीता हो गया, भांग हो गया, तरबूज हो गया, ये सब एक लिंगी पुष्प है इसमें। हाँ, इसमें खीरा भी आ जाएगा। द्विलिंगी पुष्प में आपका गुड़हल का पुष्प, कनेर, आपका कमल का पुष्प, ये सब पानी में भी जो पुष्प पाए जाते हैं, वेलिसनेरिया, ये सब जो भी अधिकांश पुष्प आपके द्विलिंगी पुष्प होते हैं। बहुत कम पुष्प हैं जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, सुनर अलग होता है, मादा अलग होती है। ठीक है, तो स्वपरागण आप समझ गए कि स्वपरागण वो प्रक्रिया जिसमें एक ही पुष्प के, उसी पुष्प के परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। परपरागण क्या है? एक ही जात का पुष्प, एक ही जात का पौधा, उसका पुष्प उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते, इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका वेलिसनेरिया प्लांट है, ठीक है, जो जल परागण प्लांट, उसमें जल परागण पाया जाता है।
ये इसमें अपने पानी में कण छोड़ देता है, ये कण इसी जात के वेलिसनेरिया प्लांट पर चले जाते हैं। तो इसमें पर परागण पाया जाता है वेलिसनेरिया के पौधे में, पर परागण की प्रोसेस होती है। इसमें पानी में परागण कण छोड़ देता है और इसके कण वहाँ पर चले जाते हैं। इसी जात का पौधा है वो वेलिसनेरिया, और वहाँ पर पुष्प रहता है, फल का निर्माण हो जाता है। तो ये पर परागण की प्रक्रिया कहलाती है। पर परागण के बहुत ज़्यादा माध्यम की जरूरत पड़ती है, यानी जल द्वारा परागण, जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, ये सारे परागण आते हैं। इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। स्वपरागण में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो एग्जाम्पल जैसे बता दिया हमने, जल परागण और वायु परागण, पक्षी परागण, ये सब में से कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे पूछा गया था 2023 में अंजीर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। क्वेश्चन है, अंजीर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, किस प्रकार का परागण पाया जाता है अंजीर में। तो ये पक्षी परागण है, ये पक्षी का परागण है। अंजीर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, पक्षी परागण। और प्लांट ऐसे हैं, साल्विया पौधा है, साल्विया, इसमें किस प्रकार का परागण है। साल्विया के प्लांट में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, साल्विया के प्लांट में किस प्रकार का परागण है। तो ये कीट परागण है, ठीक है, याद कर लेंगे, कीट परागण। साल्विया के पौधे में किस प्रकार का परागण है, कीट परागण पाया जाता है, कीट परागण। ठीक है, पुष्प में कीट परागण की प्रोसेस होती है। तो ये परागण के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के, जो आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है, याद कर लेंगे। और देख देते हैं क्वेश्चन। और आपके जैसे शुक्राणु जनन क्या है, ये क्वेश्चन आता है, शुक्राणु जनन क्या है। तो जो शुक्राणु की बनने की प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन, यही पूछा गया है, शुक्राणु जनन क्या है। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन करते हैं। फिर पूछा जाता है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। एक नंबर में सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती है, इसे कहाँ पाई जाती है। ये सेल, इसको हम नर्स सेल बोलते हैं, नर्स सेल। सर्टोली कोशिकाओं को नर्स सेल बनाता है। ये कहाँ पाई जाती है, तो आप बता देंगे कि ये टेस्टिस में पाई जाती हैं, टेस्टिस में पाई जाती हैं। और ये जहाँ पर स्पर्म होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। इस पर इनका कार्य क्या है, स्पर्म को पोषण देना। ये स्पर्म को पोषण देने का काम करती है, पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, सर्टोली सेल है, पोषण देने का कार्य करती है। याद कर लेंगे, भी एक नंबर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कह रहा है नेक्स्ट कि मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। आता है, मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके 3 नियम है, याद कर लेंगे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा अप्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, और तीसरा आपका स्वतंत्र अपविहुन, स्वतंत्र अवगुण का नियम। 3 नियम है, याद करेंगे। प्रभाविता के नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। और ये भी स्वतंत्र प्रभाविता का नियम। तो ये नियम क्या, प्रभाविता का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में आपने शुद्ध लंबा शुद्ध बौना पौधा लिया, तो प्रथम पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी सभी पौधे लंबे होते हैं, यानी कोई एक कैरेक्टर आता है, प्रभावित होता है, तो उसे कैरेक्टर प्रभावित होता है, इससे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ऐसे अप्रभाविता का नियम, इसमें एक कोई कैरेक्टर प्रभावी, अलग अलग कैरेक्टर अपने अपने कैरेक्टर प्रभावी होते हैं। तो कोई लंबा हो जाएगा, कोई शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। इसका अनुपात आपका सारे लंबे पौधे संकर लंबे F1 P9, इसमें 3:1,
यानी कुछ पौधे 3 पौधे लंबे हो जाएंगे, 1 पौधा चौड़ा हो जाता है, अप्रभावी होगा, ठीक है। और स्वतंत्र गुण इसमें कोई शुद्धता का नियम इसलिए भी कहते हैं, स्वतंत्र गुण का नियम शुद्धता का नियम। इसमें क्या होगा, इसमें स्वतंत्र रूप से कारक पहुंच जाएंगे, जिसे स्वतंत्रता का नियम कहते हैं। और इसका रेशियो हो जाएगा 9:3:1। ये आप पूछा जाता है कि रेशियो कितना है, तो इसका आपका 3:1, ये तो सभी लंबे हैं, और इसका 9:3:3:1 का वैल्यू आ जाता है। तो ये याद कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। और फिर पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है, ये पूछा जाता है आपसे। डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है? डीएनए प्रतिकृतिकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया फोटोकॉपी, डीएनए से डीएनए बन गया, डीएनए से डीएनए से बनने की क्रिया प्रतिकृतिकरण कहती है। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया प्रतिकृतिकरण कहलाती है। डीएनए का मॉडल किसने दिया था, आप जानते हैं, वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए मॉडल वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, याद कर लेंगे। डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया। डीएनए कैसा था, डबल हेलिक्स। और डीएनए में कौन कौन से क्षार होते हैं, कौन से क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। थाइमिन की जगह डीएनए में क्या आ जाएगा, आरएनए में यूरेसिल आ जाएगा, यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। इसका कार्य माता पिता के लक्षण बच्चों में पहुंचाना, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना, माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा देना, अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना। अनुवांशिकता का कार्य डीएनए करता है, माता पिता के लक्षण पहुंचा देगा। और इसका काम है आदेश देना, कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाता है। और इसका काम है आदेश, ऑर्डर देना। आरएनए को ऑर्डर देगा, आरएनए उस ऑर्डर का फॉलो करेगा। आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं आपके, आरआरएनए, एमआरएनए और टी। आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, तीनों आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, तो ये तीनों अपने अपने रोल में प्ले करते रहते हैं। मैसेंजर आरएनए क्या काम है, इसका मैसेज पहुंचाना काम है। टीआरएनए क्या काम, ट्रांसफर करना। आरएनए राइबोसोमल आरएनए के पास रहेगा, प्रोटीन की मदद करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको कौन कौन से आते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ एनसीईआरटी से। और आपके क्वेश्चन जैसे आपका ये हो गया, हाँ, इसमें बंध्यताकरण, एमटीपी क्या है, एमटीपी क्या है, तो मेडिकल ट्रांसपोर्टिंग प्रेगनेंसी, ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है कि लेडीज जो होती हैं उनका 3 मंथ का अगर भ्रूण डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसका एबॉर्शन कर दिया जाता है, उसे हम एनटीपी कहते हैं। और ये एनटीपी अगर 4 महीने का होगा तो नहीं करा सकते हैं, जांच नहीं हो सकती है आपका। और गर्भ निरोधक के लिए क्या यूज करते हैं, गर्भ निरोधक के लिए क्या यूज करते हैं, कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर टी है का यूज कर सकते हैं। और भी मार्केट में उपलब्ध है चीज़ें, उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। कॉपर टी का ऑपरेशन बंद है, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन में 2 टाइप से ऑपरेशन होना है। अगर लेडीज का करना है तो इसको आप बोलेंगे, लेडीज के ऑपरेशन करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो वेसेक्टोमी,
वेसेक्टोमी, और जेंट्स को क्या बोले, ट्यूबोक्टोमी, ट्यूबोक्टोमी बोलेंगे तो नहीं, सॉरी, यहाँ पर जेंट्स मेल का वास्ट डिफरेंस काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है, मेल में वेसेक्टोमी, और फीमेल का ट्यूबोक्टोमी, याद कर लेंगे फीमेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीमेल में कैसे आप बंधकरण होती है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी, मेल में ट्यूबोक्टोमी, ठीक है। मेल में वेसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है, फीमेल में ट्यूबोक्टोमी बोला जाता है, नलबंदी जिसे बोलते हैं, नलिकाओं को काट के बांध दिया जाता है, ठीक है। ये याद करेंगे। और अब गोलियों का इस्तेमाल, तो सहेली गोली आती है, गर्भ निरोधक गोलियाँ, गर्भ निरोधक गोलियाँ में क्या आता है, सहेली आता है, माला टी, इसका यूज करने पर प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते रहिए। अगला पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन पूछता है कभी कभी HIV बीमारियों के बारे में, यौन संबंधित बीमारी, HIV का फुल फॉर्म है, HIV का, इसका फुल फॉर्म HIV, एड्स किससे फैलता है, HIV वायरस से, क्वेश्चन ये आता है, एड्स किससे फैला, HIV वायरस के, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो, याद कर लेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये ह्यूमन इम्यून वायरस, HIV फैल रहा है आपको वायरस से, एड्स बीमारी फैल रही है, एड्स में क्या है, इसका एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये अपूर्णता प्रतिरक्षा रोग, इसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं कम होती चली जाती हैं, और ये वायरस ऐसा खतरनाक है जो शरीर को गला देता है, और शरीर आपका कमज़ोर पड़ने लगता है, दवाइयों का यूज़ करने से शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, और दवाइयाँ छोड़ने पर ये वायरस आपके शरीर को खाता रहता है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने देखा, ये बायोलॉजी के NCERT के क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को मैं अलग से नोट किया था, और इसको मैं स्टडी करके लाया था कि इसको बढ़िया से बच्चों को समझा देंगे। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि क्वेश्चन आपने सारे क्वेश्चन समझ लिए, और इसी तरह NCERT के क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बनाता हूँ, ओके। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।